प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फंक्शन। फंक्शन को हमने लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन को हमने स्टार्ट किया था लास्ट के कुछ वीडियोज़ में और हमने रिलेशन को कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फंक्शन के बेसिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, उसके टाइप्स के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था। उसके टाइप्स में हमने काफ़ी तरह के फंक्शन देखे थे। जैसे हमने देखा था 1-1 फंक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा था ऑन टू फंक्शन क्या होता है, फिर हमने मैनी टू वन फंक्शन और फिर हमने इनटू फंक्शन और 1-1 इनटू फंक्शन। इस तरह के हमने कई फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन किया था। अगर मैं उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ूँ तो आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं कि फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं और एग्ज़ाम में मुझे किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फंक्शन के जो क्वेश्चन मुझे मिलेंगे उसको मुझे टाइप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेरे पास हो सकते हैं बिल्कुल बेसिक, जिनको मैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बोल सकता हूँ, और कुछ क्वेश्चन मेरे पास हो सकते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन। जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में क्या होगा कि ये क्वेश्चन बड़े छोटे होंगे, इनमें आपको जो आंसर है वो इमीडिएटली देना पड़ेगा। मतलब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तरह के आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और वहाँ पर आपको सही ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। यहाँ पे मुझे जो फंक्शन मिलेगा, बेसिकली मुझे क्वेश्चन जो मिलेगा फंक्शन के ऊपर, उसमें मुझे कोई गिवन फंक्शन होगा और वो फंक्शन किसी डोमेन से लेकर के किसी कोडोमेन के ऊपर डिफाइन होगा। फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको पता होगा पहले से ही, और फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होगा ये भी आपको पता होगा। लेकिन फंक्शन जो मुझे मिलेगा, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी मुझे गिवन फंक्शन मिला है क्वेश्चन में, वो फंक्शन 1-1 है या नहीं है, या वो फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, सेट ए, मेरे पास एक सेट ए है और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है यहाँ पे 1, 2, 3। उसके बाद एक सेट बी मेरे पास है, उसके बाद एक सेट बी मेरे पास है, और सेट बी के अंदर एलिमेंट रहेगा 4, 5, 6 और 7। सेट बी के अंदर जो एलिमेंट मेरे पास रहेगा वो मेरे पास रहेगा 4, 5, 6 और 7। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फंक्शन मिला है, मुझे यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो मुझे फंक्शन मिला है वो मुझे मिला है कुछ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। पहला जो ऑर्डर पेयर मेरे पास यहाँ पे है वो है मेरे पास 1,4, 1,4 के बाद दूसरा ऑर्डर पेयर मेरे पास होगा 2,5 का। उसके बाद मेरे पास ऑर्डर यहाँ पे है 3,6 का। तो कुछ इस तरह का फंक्शन मेरे पास गिवन है और मुझे क्या करना है, मेरा जो फंक्शन डिफ़ाइन हुआ है वो कुछ किस तरीके से डिफ़ाइन हुआ है। फंक्शन डिफ़ाइन हुआ है ए से लेकर बी तक। कुछ इस तरह का फंक्शन मेरे पास है और मुझे ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन है। आप हमने कल डिस्कशन किया था कि 1-1 फंक्शन हम किस फंक्शन को कहें, जो फंक्शन 1-1 फंक्शन हम उन्हीं फंक्शनों को कहते हैं जिन फंक्शंस में जो डोमेन का हमारे पास एलिमेंट होता है। तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की मुझे कोई यूनिक इमेज मिलेगी, मतलब कि अलग अलग इमेज मिलेगी। डोमेन के कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिनकी इमेज मुझे सेम मिले। उस फंक्शन को मैं कहता हूँ 1-1 फंक्शन। लेकिन यहाँ पे मुझे जो फंक्शन मिला है कुछ इस तरह से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मुझे मिला हुआ है। यहाँ पे ये जो मुझे फंक्शन मिला है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। मान लीजिए f फंक्शन में पहला ऑर्डर पेयर है 1,4 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ f(1) = 4। मतलब ये आपको पता ही है कि फंक्शन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उन ऑर्डर पेयर का जो पहला, हर एक ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा, जैसे इसका पहला एलिमेंट कौन है 1, इसका पहला एलिमेंट कौन है 2, इसका पहला एलिमेंट कौन है 3। तो इस 1, 2, 3 का जब सेट बनेगा तो वो सेट जो है इस फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा। और इसी तरह इस फंक्शन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, इन सभी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा, मतलब कि 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो 4, 5, 6 का जो सेट बनेगा वो सेट जो है इस फंक्शन के लिए काम करेगा रेंज का। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस ऑर्डर पेयर को कुछ इस तरीके से f(1) = 4, और अगले वाले ऑर्डर पेयर को मैं लिख सकता हूँ f(2) = 5, और अगले वाले ऑर्डर पेयर को मैं लिख सकता हूँ f(3) = 6। ठीक है, अगले वाले ऑर्डर पेयर को मैं लिख सकता हूँ f(3) = 6। मतलब ये हो गया कि जैसे ही मैंने फंक्शन में 1 को पुट किया, ये फंक्शन, ये जो 1 है ये इस फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा। जैसे ही मैंने फंक्शन में
1 को पुट किया, जैसे मैंने फंक्शन में 1 को पुट किया तो मुझे क्या मिला 4, जैसे मैंने फंक्शन में 2 को पुट किया तो मुझे क्या मिला 5, जैसे मैंने फंक्शन में 3 को पुट किया तो मुझे क्या मिला 6। मतलब कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है वो कितनी है 4, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है वो कितनी है 5, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है वो कितनी है 6। मतलब ये हो गया कि आप ये कह सकते हो कि 1 की इमेज कितनी है 4, 2 की इमेज कितनी है 5 और 3 की इमेज कितनी है 6। तो अगर मैं इसी को एरो डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूं, अगर मान लीजिए मैं इसको एरो डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं और ये मेरे पास एक सेट हो गया ए, ये जो मेरा सेट है पहले वाला, ये सेट मेरे लिए है डोमेन, और जो अगला सेट मेरे पास है ये सेट मेरे पास है कोडोमेन, और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पे एलिमेंट है मेरे पास 4, यहाँ पे एलिमेंट है मेरे पास 4 के बाद मेरे पास है 5 6 7। अब 1 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है 4 के साथ, 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है 5 के साथ, 3 की मैपिंग किसके साथ हो रही है 6 के साथ। सो इसी फंक्शन को मैं कुछ इस तरीके से एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये इसको देखो, इसको तो आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी है, क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, क्योंकि फंक्शन में, इस फंक्शन में डोमेन में कितने एलिमेंट है 3, और तीनों एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज है। 1 की इमेज अपनी अलग है 4, 2 की इमेज कितनी है 5 और 3 की इमेज कितनी है 6। इसका मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन मेरे पास बनेगा 1 1। तो आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से लिखोगे सो जो आपका फंक्शन है, मतलब कि जो आपका fx है, या कुछ भी लिखो, फंक्शन लिखो, fx लिखो, fx इज़ 1। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है। तो ये बिल्कुल ही एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें मुझे गिवन फंक्शन है, मुझे डोमेन दे दिया फंक्शन का, मुझे फंक्शन का कोडोमेन दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइन है ए से लेकर बी तक। फंक्शन जो डिफाइन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, सेट ए से लेकर बी तक, कुछ इस तरीके से। सो जो फंक्शन डिफाइन है, और फंक्शन में मैंने डाला 1, मुझे क्या मिला 4, मुझे 2 डाला, मैंने 2 डाला तो मुझे क्या मिला 5, 3 डाला तो मुझे क्या मिला 6। तो इस तरीके से मुझे चेक करना है कि जो फंक्शन गिवन फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं है। तो ये फंक्शन मेरा 1 1 रहेगा। तो यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो हुआ कंप्लीट। यहाँ पे मैं मूव करूँगा सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, और सेकंड क्वेश्चन से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेंगे। बेसिकली जब आप 12th क्लास का जब आप कोई एग्ज़ाम दोगे, और 12th क्लास में अगर मैं स्पेशली HPSC हरियाणा बोर्ड की बात करूँ, तो वहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है सबसे पहला, वो रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड होता है। और वहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में ही आपको ये पूछ लिया जाता है कि आपको एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का डोमेन और रेंज भी आपको गिवन होगा, और आपको ये भी बता दिया जाएगा कि फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होगा। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे होंगे और आपको कोई एक ऑप्शन टिक करना होगा। सो वही हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स से लेकर के सेट ऑफ इंटीजर्स तक। मतलब इस फंक्शन के लिए डोमेन का काम कौन करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, और कोडोमेन का काम कौन करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये बेसिक चीज़ आप लेसन में समझ चुके हो। और फंक्शन डिफाइन किस तरीके से हुआ, फंक्शन डिफाइन इस तरीके से हुआ, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, जो फंक्शन डिफाइन हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स से लेकर के सेट ऑफ इंटीजर्स तक। और मुझे ये प्रूव करना है कि अगर फंक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स से लेकर के सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन होगा, गिवन बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चेक करो ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, या फिर फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, ये एक आपके पास, मैं आप ये मान के चलो कि ये आपके पास एक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो आप इसको चेक करके बताओ फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। सो बेसिकली मैं एक छोटी सी यहाँ पे चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी, अब देखो फंक्शन आपका है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन आपका क्या है इंटीजर्स, और कोडोमेन भी आपका कितना है इंटीजर्स। सो यहाँ पे फंक्शन के अंदर जब डोमेन की आप कोई वैल्यू डालोगे, मान लीजिए फंक्शन के अंदर आप कोई भी इंटीजर डालोगे, तो फंक्शन के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है, फंक्शन के ऊपर आपने बाउंडेशन क्या लगाई है कि फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू आएगी तो फंक्शन क्या करेगा, x की उस वैल्यू का स्क्वायर करके आपको वापस दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने x की जगह डाला 1, तो f(1) की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो f(1) की वैल्यू कितनी निकली 1।
अगर मान लीजिए मैंने x की जगह डाला 2 तो f ऑफ 2 मुझे कितना मिलेगा 4 मिलेगा, f ऑफ 3 मुझे कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो इस तरह से फंक्शन क्या करेगा, जो भी आप x की जगह इंटीजर पुट करोगे फंक्शन क्या करेगा, उस इंटीजर का करेगा स्केयर। तो कुछ इस तरह से फंक्शन मुझे बार बार वैल्यू आपको देता रहेगा उस इंटीजर का स्केयर करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल मेरे लिए ये है कि जो भी ये वैल्यू मुझे देगा, मुझे सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि जो फंक्शन मुझे मिला है, जो इंटीजर से लेकर के सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन है, फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। सो चलो छोड़ो ऑन टू की बात तो छोड़ो, पहले मुझे 1 1 चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। सो 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है, 1 1 के लिए कंडीशन हमने पढ़ी है कि जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब के लिए मुझे अलग अलग इमेज यहाँ पर मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 और -1 दो एलिमेंट लिए हैं कहाँ पे, इंटीजर से, क्योंकि आप जानते हो इंटीजर्स में तो नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं और 0 भी आता है। सो मैं सबसे पहले f ऑफ 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। जब मान लीजिए मैं फंक्शन में x की जगह 1 पुट करूँगा, मान लीजिए मैं फंक्शन में x की जगह 1 पुट करूँगा तो मुझे f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, मुझे f ऑफ 1 की वैल्यू निकलेगी 1। ये तो क्लियर है। जब मैं फंक्शन में इंटीजर 1 पुट करूँगा तो f ऑफ 1 की मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और इसी तरह अगर मैं x की जगह पुट करूँ -1 तो फंक्शन उस x की वैल्यू -1 का भी स्केयर करेगा। तो जब मैं यहाँ पे -1 का स्केयर करूँगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स से लेकर के सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन हुआ है कुछ इस तरीके से, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है 1 की इमेज भी मुझे कितनी मिली है 1 और -1 की इमेज भी मुझे कितनी मिली है 1। मतलब कि 1 की मैपिंग भी कितनी है 1 और -1 की मैपिंग भी कितनी है 1। और आप ये अच्छी तरह जानते हो कि डोमेन के यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट लिए। मैंने डोमेन के कौन से 2 एलिमेंट लिए, मैंने लिया 1 और -1। अगर डोमेन के 2 एलिमेंट की इमेज कोई सेम एलिमेंट मुझे मिलती है तो मैं उस कंडीशन में फंक्शन को 1 1 नहीं बोल सकता, क्योंकि 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट होंगे उतने ही आपको अलग अलग वहाँ पे इमेज मिले। मतलब कि अगर ये फंक्शन 1 1 होता तो फिर मुझे 1 की इमेज कुछ अलग मिलती और -1 की इमेज मुझे कुछ मिलती अलग। लेकिन यहाँ पे 1 और -1 दोनों की इमेज मुझे कितनी मिली है 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरे पास 1 1 तो नहीं होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जरूरी, अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या हम इसको एरो डायग्राम से करें या ऐसे लिख के दिखाएं। अब मान लीजिए आप एरो डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश भी करोगे, वो थोड़ा सा इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सेट है वो आपके पास इनफाइनाइट सेट है। मतलब इस फंक्शन का डोमेन कौन है, सेट ऑफ इंटीजर्स, वो भी इनफाइनाइट सेट है। इस फंक्शन का कोडोमेन कौन है, इनफाइनाइट सेट, इंटीजर्स, वो भी इनफाइनाइट सेट है। सो इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैथमेटिकली ये बता देना है कि डोमेन के 2 एलिमेंट ऐसे हैं, कम से कम 2, कि जिनके लिए इमेज मुझे जो है सेम मिलती है और उस कंडीशन में फंक्शन को 1 1 नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि जो मेरा फंक्शन जो मुझे गिवन है वो फंक्शन 1 1 नहीं है। और 1 1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, मतलब कि जो मेरा फंक्शन है वो इंजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन मेरे पास आती है, अब सेकंड कंडीशन में मुझे चेक करना है कि जो फंक्शन है वो मेरा ऑन टू होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान से आप चेक करने की कोशिश करो इस फंक्शन का रेंज कितना होगा, बाकी सब चीज़ें आप छोड़ो, मुझे ये बताओ इस फंक्शन का रेंज कितना होगा। इस फंक्शन का जो रेंज होगा, इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन जो है x की हर एक वैल्यू का कर रहा है स्केयर। सो इस फंक्शन का जो रेंज बनेगा वो बनेगा 0 से इन्फिनिटी। इस फंक्शन का रेंज कितना बनेगा, इस फंक्शन का रेंज बनेगा 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करो, फंक्शन है तो x की वैल्यू को स्केयर ही करना है। मान लीजिए मैंने x को माइनस में कुछ पुट किया तो ये क्या करेगा, माइनस का स्केयर करके उसको फिर पॉजिटिव बना देगा। या मान लीजिए मैंने कम से कम x को 0 पुट किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 0। अगर आप x की कोई पॉजिटिव इंटीजर पुट करोगे तो भी आपको इसका आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप x की जगह कोई नेगेटिव इंटीजर पुट करोगे तो भी आपको फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस फंक्शन की मुझे वैल्यू 0 मिल सकती है, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू कभी 0 से छोटी होगी नहीं, 0 से बड़ी हो सकती है और जा सकती है अप टू इन्फिनिटी तक। सो इस फंक्शन का जो रेंज है वो कितना बनेगा, 0 से इन्फिनिटी बनेगा। अब इस फंक्शन का रेंज बताने का मेरा मतलब आपसे सिर्फ यही है कि यहाँ पे
डोमेन कौन है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और कोडोमेन कौन है, सेट ऑफ इंटीजर्स। फंक्शन 1 1 तो नहीं है, लेकिन जब आप ऑन टू की कंडीशन को चेक करोगे तो ऑन टू की कंडीशन में क्या होता है कि कोडोमेन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे बचेंगे जिनकी कोई प्री इमेज आपको डोमेन के अंदर नहीं मिलेगी। क्योंकि आप चेक करने की कोशिश करो, आप इस फंक्शन के अंदर जब कोई भी इंटीजर पुट करोगे तो आपको हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा या फिर आपको मिलेगा 0। इसका मतलब ये होगा कि कोडोमेन के अंदर जो मेरे पास 0 होगा और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनकी तो कोई ना कोई प्री इमेज मुझे मिलेगी डोमेन के अंदर। लेकिन जितने भी मेरे पास कोडोमेन के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे उनकी कोई प्री इमेज मुझे डोमेन के अंदर नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कभी ऑन टू नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस negative integers, since negative integers does not have any pre-image in domain, pre-image in domain। नेगेटिव इंटीजर्स मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं, सिंस नेगेटिव इंटीजर्स डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन डोमेन, सो जो मेरा फंक्शन बनेगा, जो मेरा fx होगा, सो fx इज नॉट ऑन टू। सो जो मेरा फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो मेरे पास ऑन टू नहीं होगा। सो fx इज़ नॉट ऑन टू। सो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है कंप्लीट। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस मैथमेटिकली आपको 2-4 लाइनें लिखनी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, तो इसका ऑप्शन होता नेदर 1 1 और नॉर ऑन टू, तो आपने उस ऑप्शन को कर देना है। ठीक, बस इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको चेक करना है। यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव करना चाहूँगा। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास होगा, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मुझे फंक्शन मिला है, और यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है वो फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर्स के ऊपर, नेचुरल नंबर से लेकर के नेचुरल नंबर्स के ऊपर। मतलब फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर, और फंक्शन का कोडोमेन भी कितना होगा, नेचुरल नंबर। लेकिन किस तरीके से डिफाइन हुआ, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो ये मेरे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन हुआ, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे भी मुझे वही काम करना है, मुझे ये प्रूव करके दिखाना है, या मुझे ये चेक करना है कि जो फंक्शन मुझे गिवन फंक्शन है, जो फंक्शन मेरा है नेचुरल नंबर से लेकर के नेचुरल नंबर तक जो डिफाइन हुआ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब की फॉर्म में, चेक करके बताओ जो फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं है, या ऑन टू है या नहीं है। तो सिंपल सी कंडीशन है फंक्शन में। अब 1 1 के लिए तो वही बात होगी, 1 1 के लिए तो आप वही चीज़ चेक करोगे कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी कोई ना कोई इमेज मुझे मिलनी चाहिए, वो भी सबकी अलग अलग। तो यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन वाला तो फंडा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का डोमेन कितना है, नेचुरल नंबर, और फंक्शन का कोडोमेन भी कितना है, नेचुरल नंबर। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे x, अब देखो नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर कितना होता है, नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है 1। तो यहाँ पे सबसे जो पहली वैल्यू डलेगी वो डलेगी 1। 1 का क्यूब कितना होता है 1, फिर डलेगा 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर डलेगा 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो यहाँ पे इस फंक्शन को 1 1 बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो कि सिंस डोमेन ऑफ f इज नेचुरल नंबर, फंक्शन का जो डोमेन है वो कितना है, वो है नेचुरल नंबर, एंड
and we know that every element of डोमेन के जितने भी एलिमेंट मेरे पास हैं, every element of domain have unique image in codomain. ठीक है, we know that every element of domain have unique image in codomain. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई अलग इमेज मिलेगी। मतलब कि 1 की अपनी अलग इमेज मिलेगी, 2 की अपनी अलग इमेज मिलेगी, 3 की अपनी अलग इमेज मिलेगी, 4 की अपनी अलग इमेज मिलेगी। सो इस फंक्शन को 1-1 बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली चेक भी करो, डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी आपको मतलब कि इमेज रिपीट कर जाए। जैसे 1 की अपनी 1 की इमेज बनेगी 1, 2 की इमेज बनेगी 8, 3 की इमेज बनेगी 27, 4 की इमेज बनेगी 64। सो डोमेन के 2 एलिमेंट के लिए कहीं पे भी आपको इमेज रिपीट करती हुई नज़र नहीं आएगी। सो फंक्शन आपका आसानी से कैसा बनेगा, 1-1 फंक्शन बनेगा। तो आप यहाँ पे कहोगे सो जो आपका फंक्शन है, आपका जो फंक्शन है, जो आपका f है, f इज़ 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन आपका इजीली कैसा बनेगा, फंक्शन आपका बनेगा इजीली 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो आपका फंक्शन बन चुका है 1-1। अब यहाँ पे मैंने 1-1 फंक्शन के लिए तो चेक कर लिया, अब मुझे किसके लिए चेक करना है, मुझे चेक करना है फंक्शन ऑन टू के लिए। सो ऑन टू में क्या होगा, अब इसमें फंक्शन में इस फंक्शन का कोडमेन भी कितना है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से चेक करो, कोडमेन के अंदर बहुत सारे नेचुरल नंबर ऐसे बचेंगे जिनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक सेट हो गया नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो उसके अंदर वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस तरह से। तो ये ऐसे चलता जाएगा, डॉट 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 इसमें चलते जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये अप टू इन्फिनिटी तक। और इसी तरह मेरे पास एक सेट यहाँ पे हो गया कोडोमेन का, और ये भी मेरे पास सेट किसका है, नेचुरल नंबर्स का। तो यहाँ पे भी मेरे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अब इसमें भी आगे क्या होगा, इसमें भी अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा आपका। सो यहाँ पे 1 की इमेज कितनी बनेगी, 1, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। 2 का क्यूब कितना निकलेगा, 2 का क्यूब निकलेगा 8। तो 2 की मैपिंग बनेगी 8 के साथ, 3 की मैपिंग बनेगी फिर 27 के साथ, 4 की मैपिंग बनेगी 64 के साथ, 5 की मैपिंग बनेगी 125 के साथ। तो अगर आप इसको ध्यान से चेक करो, 1 की मैपिंग बनी 1 के साथ और 2 की मैपिंग बनी 8 के साथ। तो ये जो बीच में एलिमेंट बचे, बीच में जो नेचुरल नंबर बचे जो कोडमेन के अंदर है, जैसे आपका 2 बचा, आपका 3 बचा, आपका 4 बचा, आपका 5 बचा, आपका 6 बचा, आपका 7 बचा। तो बहुत सारे नेचुरल नंबर कोडमेन के अंदर ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज आपको एग्जिस्ट करती हुई नज़र नहीं आएगी डोमेन के अंदर। इसका मतलब इस फंक्शन को मैं ऑन टू फंक्शन तो नहीं बोल सकता, इस फंक्शन को मैं खाली बोलूँगा 1-1 फंक्शन, लेकिन इस फंक्शन को मैं ऑन टू फंक्शन नहीं बोलूँगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो फंक्शन जो है वो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस many natural numbers like as 2, 3, 4, 5, 6, 7 belongs to n does not belongs to n
डज नॉट हैव बिलोंग्स टू एन, डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन नेचुरल नंबर, मतलब कि डोमेन के अंदर इन सभी, मतलब कि मैंने तो फॉर एग्जांपल ये लिखा कि जैसे 2 3 4 5 6 7 और बहुत सारे नेचुरल नंबर ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, कहाँ पे, नेचुरल नंबर्स के अंदर, मतलब कि डोमेन के अंदर। सो जो आपका फंक्शन बनेगा, जो आपका एफ बनेगा इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी फंक्शन जो है वो ऑन कब होगा और ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, फंक्शन डिफाइन हुआ है रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर के ऊपर। सो फंक्शन में डोमेन कितना है, रियल नंबर, और फंक्शन का कोडोमेन भी कितना है, रियल नंबर। फंक्शन डिफाइन हुआ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, फंक्शन मेरा है कोस एक्स। कोस एक्स अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप सभी जानते हो, और सभी एक्स मेरे पास कैसे हैं, रियल नंबर। सो इस फंक्शन को मुझे चेक करना है कि फंक्शन जो है मेरा 1 1 है या नहीं, और फंक्शन जो है मेरा ऑन टू है या नहीं है। तो इसको चेक करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि 1 1 का मतलब क्या होता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको कोई अलग अलग इमेज यहाँ पे मिलनी चाहिए। सो आप सभी ये जानते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर जाने से पहले आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। आप सभी ये जानते हो कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं 4, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होगा सेकंड, ये हमारा होगा थर्ड, और ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑल पॉजिटिव, मतलब कि चाहे वो साइन एक्स हो, चाहे वो कोस एक्स हो, चाहे वो टेंजेंट एक्स हो, चाहे वो कोसिकेंट एक्स हो, सीकेंट एक्स हो, कोट एक्स हो, वो सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट सिर्फ 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके पास टेंजेंट होगा और जो आपका कोट होगा सिर्फ वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका कोस होगा और जो आपका सीकेंट होगा वो आपका रहेगा पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। तो फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, और फोर्थ में कोस और सेकंड पॉजिटिव होगा, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन कितना है, रियल नंबर। आप ये +1 में भी पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में कि जो फंक्शन हमारे पास साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डोमेन कितना होता है, रियल नंबर, मतलब कि साइन एक्स में मैं एक्स की जगह कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकता हूँ। और इसी तरह कोस एक्स का डोमेन भी कितना है, तो रियल नंबर, कोस एक्स में भी मैं एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, जो साइन एक्स और कोस एक्स होते हैं, वो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं फिलहाल बात करता हूँ कोस एक्स की। कोस एक्स पहले तो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा, और फर्स्ट के बाद ये पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब कि जो ये कोस एक्स हो गया, ये क्या करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, लेट 0 बिलोंग्स टू r। क्या 0 एक रियल नंबर है? बिल्कुल, 0 एक रियल नंबर है। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे f(0) की वैल्यू निकालने वाला हूँ। f(x) कितना है, कोस एक्स। x की वैल्यू, x को मैंने कितना पुट किया, 0, क्योंकि 0 कैसा नंबर होता है, रियल नंबर। तो जब मैंने यहाँ पे पुट किया कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जब मैंने x को 0 पुट किया, फंक्शन की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 1। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, लेट 2π बिलोंग्स टू r। मैंने एक वैल्यू ली 2π कितना होता है, 360 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है 2π के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे चेक करना है f(2π)। तो जब मैं यहाँ पे f(2π) निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा cos 2π। और cos 2π कितना होता है, 2π का मतलब होता है 360। तो 360 को मैं ब्रेक कर, देखो cos 360 डिग्री मेरे पास बना। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, cos 360 को मैंने ब्रेक कर लिया कहाँ पे, 270 + 90 पे। तो उसको मैंने 270 + 90 पे ब्रेक कर लिया। और जब भी यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे 90 या 270 मिले तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है। और कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो ये आएगा साइन 90।
और जबकि क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फोर्थ, और फोर्थ में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने डोमेन से 2 एलिमेंट लिए, कौन सा, 0 और 2 पाई, तो 0 और 2 पाई दोनों की इमेज मुझे कितनी मिली है, 1। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा। आप यहाँ पे लिखोगे सो जो आपका फंक्शन है इज़ फंक्शन जो है वो आपका 1 1 नहीं है, इज़ नॉट 1। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है कंप्लीट। सो फंक्शन में मैंने क्या किया, x की जगह पुट किया 0, फिर मैंने x की जगह पुट किया 2 पाई। तो फंक्शन में x की वैल्यू, x की जगह 0 पुट करने से जो मुझे फंक्शनल वैल्यू मिली वो मुझे मिली 1, और 2 पाई को x की जगह पुट करने से मुझे फंक्शन की वैल्यू मिली यहाँ पे 1। तो डोमेन के 2 एलिमेंट लिए मैंने, 0 और 2 पाई। 0 की इमेज भी 1 है, 2 पाई की इमेज भी कितनी है, 1, मतलब 1। तो फंक्शन मेरा 1 1 नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे बात करनी है फंक्शन के रेंज की, मुझे बात करनी है ऑन टू की। अब ऑन टू के लिए आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उनका रेंज कितना होता है। बेसिकली अगर मैं sin x की बात करूँ, sin x की, तो उसका जो रेंज होता है वो है -1 से 1। और इसी तरह जो रेंज बनेगा किसका रेंज बनेगा, cos x का। तो cos x का जो रेंज बनेगा, cos x का जो रेंज हमेशा होता है वो होता है -1 से 1। मतलब कि आप इसमें मान लीजिए अगर आपको फंक्शन f(x) = cos x मिला भी है तो आप उसमें x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर लीजिए, आपको रिजल्ट हमेशा -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा। मतलब या तो मिलेगा -1 या मिलेगा 1, या फिर इनके बीच वाली कोई रियल वैल्यूज़ मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो इस फंक्शन का कोडोमेन कितना है, रियल नंबर। सो इस फंक्शन के कोडोमेन में बहुत सारे रियल नंबर्स ऐसे बचेंगे इनको छोड़ करके, मतलब कि इन सभी रियल नंबर्स को छोड़ करके बहुत सारे रियल नंबर कोडोमेन के अंदर ऐसे बचेंगे जिनकी कोई प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी डोमेन के अंदर। इसका मतलब ये होगा कि आप इस फंक्शन को आप ऑन टू नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस कुछ एलिमेंट्स बचेंगे, एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स, सिंस एलिमेंट्स इन आर, सिंस एलिमेंट्स जो मेरे पास एलिमेंट्स बचेंगे इन आर बिलोंगिंग टू, कौन से एलिमेंट बचेंगे, जो बिलोंग करेंगे, किससे बिलोंग करेंगे, जो बिलोंग करेंगे इससे। मतलब कि जब मैंने रियल में से इसके रेंज को एक्सक्लूड कर दिया तो रेंज में से इस इंटरवल को हटा करके जो रियल नंबर्स बचेंगे उनकी कोई प्री इमेज तो मुझे नहीं मिलेगी डोमेन के अंदर, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखोगे have no pre-image, have no pre-image in domain, ठीक है। सो जो मेरा फंक्शन बनेगा, जो f(x) बनेगा इज़ नॉट ऑन टू, सो मेरा जो फंक्शन बनेगा वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए, और इन क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है मैं इसको फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन होती है कम और थोड़ा सा मैथमेटिकली, मतलब कि आपको प्रैक्टिकली सोचना होता है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ MCQ की फॉर्म में मिलेंगे। तो बेसिकली आपको फटाफट चेक करके उस ऑप्शन को टिक करना होता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हमने फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश की। अभी हमारे पास और कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हमें दोबारा फिर फंक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, या फिर फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। लेकिन उन क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सब्जेक्टिव काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच।